मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, भारत के औद्योगिक जीवन को गति देने वाले, आईटी प्रोफेशन को बल देने वाले सभी अनुभवी महानुभाव और आईटी के क्षेत्र से जुड़े हुई हमारी युवा पीढ़ी, गांव में सीएससी के सेंटर पर बैठे हुए बहुत आशाओं के साथ सपने संजो करके जी रहे हमारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, आईआईटी समेत अनेक इंस्टीट्यूशंस के विद्यार्थी, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जो मुझे सबसे प्रिय काम है, ऐसे अवसर पर आज आपके बीच आने का मौका मिला है। हमारे मंत्री श्रीमान रविशंकर जी सरकार के काम का ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं इस काम के लिए आपके बीच नहीं आया हूं। कोई भी इंसान अपने कैरियर में कितना भी आगे चला जाए, वैभव कितना ही प्राप्त कर ले, पद प्रतिष्ठा कितनी ही प्राप्त कर ले, एक प्रकार से जीवन में जो सपने देखे हों, सारे सपने अपनी आंखों के सामने उसने अपने स्व प्रयत्न से साकार किए हो, उसके बावजूद भी उसके मन में संतोष के लिए एक तड़पन रहती है। भीतर संतोष कैसे मिले? और हमने अनुभव किया है कि सब प्राप्ति के बाद वह किसी और के लिए कुछ करता है, कुछ जीने का प्रयास करता है, उस समय उसका सर्टिफिकेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। मैं अभी प्रारंभ की फिल्म में श्रीमान अजीम प्रेम जी को सुन रहा था। 2003-04 में जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब वो मिलने आते थे, तो अपने बिजनेस के संबंध में, सरकार के साथ किसी काम के संबंध में वो बात करते थे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि पिछले 10-15 साल से जब भी मिलना हुआ है, एक बार भी वे अपना कंपनी का, अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, उसके काम की कभी चर्चा नहीं करते। चर्चा करते हैं तो जिस मिशन को लेकर के इन दिनों जो काम कर रहे हैं वो एजुकेशन का, उसी की चर्चा करते हैं, और इतने इन्वॉल्व होकर के करते हैं जितना कि वो अपनी कंपनी के लिए नहीं करते थे। तो मैं अनुभव करता हूं कि उस उम्र में, उम्र के इस पड़ाव पर जीवन में इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतनी बड़ी सफलता की यात्रा की, लेकिन संतोष मिल रहा है अभी जो काम कर रहे उससे। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है कि हम जिस प्रोफेशन में है, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर है तो किसी की सेवा नहीं करता है, करता है। एक साइंटिस्ट है, लेबोरेटरी के अंदर अपनी जिंदगी खपा देता है और कोई ऐसी चीज खोज करके लाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। इसका मतलब नहीं है कि वो समाज के लिए काम नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद के लिए जीता था या खुद के नाम के लिए कर रहा था। जी नहीं, वो कर रहा था लोगों के लिए, लेकिन अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने, अपनी मौजूदगी में जो करता है उसका संतोष कुछ अलग होता है। और आज वो संतोष आखिरकार की जो मूल प्रेरणा होती है, हर इंसान कुछ, आप भी अपने आप देख लीजिए, अपने खुद के जीवन से देख लीजिए, स्वांतः सुखाय। कुछ लोग ये करते हैं इसलिए कि भाई मुझे संतोष मिलता है, मुझे भीतर से एक आनंद मिलता है, कि मुझे एक ऊर्जा मिलती है। हम रामायण में सुन रहे हैं कि एक गिलहरी भी
राम सेतु के निर्माण में राम के साथ जुड़ गई थी। लेकिन एक गिलहरी ने तो प्रेरणा पाकर के उस पवित्र कार्य में जुड़ना अच्छा माना, लेकिन दूसरा भी एक दृष्टिकोण हो सकता है कि राम जी को भी अगर सफल होना है, ईश्वर भले ही हो, उसको भी गिलहरी की जरूरत पड़ती है। जब गिलहरी जुड़ जाती है तो सफलता प्राप्त होती है। सरकार कितने ही इनिशिएटिव लेती हो, सरकार कितने ही बजट खर्च करती हो, लेकिन जब तक जन जन का उसमें हिस्सा नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, तो हम जो परिणाम चाहते हैं, इंतजार नहीं कर सकता हिंदुस्तान। दुनिया भी हिंदुस्तान को अब इंतजार करते हुए देखना नहीं चाहती है। दुनिया भी हिंदुस्तान हमें लीड करे इस अपेक्षा से देख रही है। अगर ये दुनिया की अपेक्षा है तो हमें भी हमारे देश को उसी रूप से करना होगा। अगर वो करना है तो हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव कैसे आए। मेरे पास जो कौशल है, सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो अनुभव है, उसका कुछ उपयोग मैं किसी के लिए कर सकता हूं क्या? एक बात निश्चित है कि किसी ऐसी स्थान है जहां पर कोई भी गरीब आए, कोई भूखा आए तो खाना मिल जाता है। वहां जो देने वाले लोग हैं वे भी बड़े समर्पित भाव से देते हैं। खाने वाला जो जाता है वहां एक स्थिति वैसी आ जाती है तो एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, मैं जाऊंगा मुझे मिल जाएगा। जाने वाले को भी उसके प्रति विशेष अटेंशन नहीं होता है कि देने वाले कौन है। देने वाले का भी इंटेंशन मन में कुछ कॉन्शियस नहीं होता है कि आया कौन था। क्यों? क्योंकि उसका एक आदत बन जाती है, कोई आता है वो खाना खिलाता है, वो चल देता है। लेकिन एक गरीब किसी गरीब परिवार के दरवाजे पर खड़ा है, भूखा है, और एक गरीब अपनी आधी रोटी बांट करके दे देता है, दोनों को जीवन भर याद रहता है, उसमें से एक संतोष मिलता है। व्यवस्था के तहत होने वाली चीजों के बजाय स्व प्रेरणा से होने वाली चीजें कितना बड़ा परिवर्तन करती हैं, ये हम सब ने देखा है। हम कभी हवाई जहाज से जा रहे हैं, बगल में कोई बुजुर्ग बैठे हैं, पानी पीना है, बॉटल है, लेकिन खुल नहीं रही है। हमारा ध्यान जाता है, हम तुरंत उसको खोल देते हैं, हमें एक संतोष मिलता है। यानी किसी के लिए जीने का आनंद कुछ और होता है। मैंने एक परंपरा विकसित करने का प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी किया करता था, किसी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जाता हूं तो मैं मुझे बुलाने वालों से मैं आग्रह करता हूं कि आप उस यूनिवर्सिटी के नजदीक में कहीं सरकारी स्कूल हो, झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चे पढ़ते हों, 8वीं 9वीं 10वीं के, तो वो मेरे 50 स्पेशल गेस्ट होंगे और उस कॉन्वोकेशन में उनको एक जगह दीजिए, उनको बिठाइए, उनको निमंत्रित कीजिए और वो आते हैं। मेरे मन में रहता है कि बच्चे अपनी टूटी फूटी जैसी भी है स्कूल पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्वोकेशन में आते हैं, वो देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा रॉब पहन करके ऊपर आ रहा है, कैप पहनी है और सब लोग उसको कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके भीतर एक सपना जग जाता है, एक बीज बोया जाता है कि एक दिन मैं भी वहां जाऊंगा और मैं भी कभी प्राप्त करूंगा। शायद क्लासरूम में जिससे होता है उससे ज्यादा उससे होता है। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण हम बहुत सी बातें इसको हम कर सकते हैं। मैंने हमारे आनंद जी यहां बैठे हैं, एक बात हमेशा मार्क की है, और वो भी मेरे मुख्यमंत्री काल से अब तक। मैं कभी गुजरात के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मिलने जाता था, उद्योगपतियों की मीटिंग वगैरह करता था। ये सज्जन कभी भी उस संबंध में न सवाल पूछते थे न चर्चा करते थे। वो हमेशा कहते थे, साहब सामाजिक कामों में क्या क्या हो सकता है। अब ये जो टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट समाज की, देश की बहुत बड़ी ताकत होता है। और आज ये आखिर इस कार्यक्रम में जुड़ने से मुझे संतोष और आनंद क्यों हो रहा है। मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ इंसान हूं, इसलिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन परोसी जाती है मैं उन इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं हूं।
जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैं खोज करके लेता हूं और उसके कारण मुझे नई चीज मिलती है। और वो आज टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करता है और उसमें मैंने देखा है कई बच्चे, कई नौजवान इतने काम करते हैं जी। 3 लोगों का ग्रुप, 4 लोगों का ग्रुप, सैटरडे संडे चले जाएंगे, गांव में जाएंगे, कहीं बस्ती में जाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, कहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, करते रहते हैं। यानी खास करके भारत की वर्तमान में 25 से 40 के बीच की जो पीढ़ी है उसमें ये सहज भाव पैदा हो रहा है, दिखता है। लेकिन इसमें अगर सामूहिकता जुड़ती है तो वो एक ताकत के रूप में उभर करके आता है। उसको कहीं न कहीं एक मिशन के साथ जोड़ दे। स्ट्रक्चरल व्यवस्था की जरूरत नहीं है, एक मिशन के साथ जोड़ दे, एक प्लेटफॉर्म के हो, वो लचीला हो, हर कोई अपनी मर्जी से करता हो, लेकिन जो करता हो वो कहीं न कहीं जमा होता जाए, परिणाम जमा होता जाए तो परिवर्तन भी नजर आना शुरू हो जाता है। और यह बात निश्चित है, भारत की तकदीर तकनीक में है। जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो हिंदुस्तान की तकदीर को लेकर के बैठी हुई है। इन दोनों को मिलाकर के कैसे काम कर सकते हैं? कोई एक माली हो, खुले मैदान में ऐसे ही बीज छोड़ दें, मौसम ठीक हो जाएगा तो पौधा भी निकल आएगा, फूल भी मिलाएंगे, लेकिन किसी को भी वहां जाकर के उसकी तरफ देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन वही माली बड़े ऑर्गेनाइज वे में इस कलर के फूल यहां होंगे, इतनी साइज के यहां होंगे, इतनी ऊंचाई के यहां होंगी, ये यहां होगा, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा करके उस फूलों को करता है तो वो बगीचा हर किसी के आने जाने की प्रेरणा का कारण बन जाता है। कारण उसने बड़े ऑर्गेनाइज वे में ढंग से काम किया है, एक व्यवस्था के तहत काम किया है। हमारी ये जो बिखरी हुई सेवा शक्ति है, और मैं देख रहा हूं कि इन दिनों सोशल स्टार्टअप का एक युग शुरू हुआ है और लोग, बच्चे मिलते हैं, नौजवान पूछते हैं, वे क्या करते हो? अरे बोले साहब बस कर लिया। मैंने देखा था बेंगलोर में एक लड़का आईटी प्रोफेशन में था, कहीं मैंने सोशल मीडिया में देखा था, ड्राइविंग कर रहा हूं, बोले तो दिन में 3-4 घंटे ड्राइविंग करता हूं। क्यों? बोले गरीबों को ले जाता हूं, काम करता हूं, मदद करता हूं, अस्पताल ले जाता हूं, लोगों को अच्छा लगता है। मैंने ऐसे ऑटो रिक्शा मैंने देखे हैं जिसके ऑटो रिक्शा पे लिखा हुआ होता है कि अगर आपको अस्पताल जाना है तो मुफ्त में ले जाऊंगा, मेरे देश का गरीब ऑटो रिक्शा वाला। अगर मान लीजिए उस दिन उसको 6 लोग ऐसे मिल गए अस्पताल ले जाओ तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन उसको चिंता नहीं है, वो बोर्ड लगाता है और ईमानदारी से करता भी है। तो ये मूलभूत स्वभाव इंसान के भीतर पड़ा हुआ होता है, किसी के लिए कुछ करना, और वही है मैं नहीं हम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं को खत्म कर देना है, हमें मैं का विस्तार करना है, स्व से समष्टि की ओर यात्रा करनी है। आखिरकार व्यक्ति अपना कुनबा क्यों बढ़ाता है, बृहद परिवार के बीच आनंद क्यों अनुभव करता है? ये बृहद परिवार से भी बृहद परिवार, मेरा पूरा समाज, मेरा पूरा देश, ये अपने आप में एक ताकत बन जाता है। इसी भाव को लेकर के आज सर्विस का भाव लेकर के आईटी टू सोसाइटी की यात्रा है ये। तो एक तरफ आईटी टू सोसाइटी है तो आईआईटी टू सोसाइटी भी है। तो उस भाव को लेकर के हमें चलना है। मैं चाहूंगा कि 7-8 स्थान पर मुझे बात भी करनी है, तो बातचीत शुरू करें। कहां से पूछने वाले हैं? माननीय, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ पर्सनालिटीज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब हम बेंगलुरु से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ सुधा मूर्ति जी हैं इन्फोसिस फाउंडेशन से, वो आपसे बात करेंगी। नमस्ते सर। सुधा जी नमस्ते।
Namaste, sir. Very kind of you. I'm a chairperson of Infosys Foundation, Bangalore. Sir, I want to thank you first because since 2014, you made it 2% compulsory. Namaste, sir. Sudhaji, namaste. Namaste, sir. Very kind of you. I'm a chairperson of Infosys Foundation, Bangalore. Sir, I want to thank you first because since 2014, you made it 2% compulsory towards CSR, which has made our foundation very rich. We have spent 1,200 crores, sir. I'm very happy about it. Thank you. Entire Infosys Foundation and all our volunteers believe in Vasudhaiva Kutumbakam, and we have a very nice scheme from Infosys, that is our employees who are volunteers, they are software engineers, they are not social scientists but software engineers, they take out time and work weekend, sometimes they go on sabbatical leave, we provide them a sabbatical leave, 6 months, 1 year, at times even 2 years with a stipend, and right now we have 77 such people sabbatical leave, and we have 10,000 employees who are working in various parts of India on their own, sometimes with their own money. With their help, sir, we are only, in our foundation, we are only 6 people. And our annual budget is between 350 to 400 crores. We cannot do all the work because our employees are so much part of our work and they have helped us in all the work. We are able to do enormous work, and a few of them I would like to list. We have supported the families of the Indian Army martyrs. Per family, we have given 10 lakhs, and our volunteers have gone from house to house just to see the right family, right person should get the money, and they have worked. We have spent almost 45 crore rupees on that. We have different employee volunteers group in different parts of our development center, like Mamata, Sneham, Samarpan, Arpan, Sparsh, Sanjeevani and Akanksha. All these employees get together and then they will take one agenda and work on it. With their help, sir, we have built 14,000 toilets, 70,000 libraries, 3,000 flood relief work. We have handled 12 national disasters up to date, including the recent Kerala floods. And I want to thank Government of India. They allowed us to carry free of cost 5-ton luggage to be dropped in Trivandrum, and with Jnana Bharati we have worked a lot. Seva Bharati, we have worked with the volunteers, home to home, sir. Within 24 hours we have reached the victims and did our level best. It's all because of our employees. We started distribution of napkins in the state of Gujarat, Telangana, Kerala, Karnataka and Rajasthan, and we take the help of R.K. Ramakrishna Mission, Chinmaya Mission, Akshay Patra Foundation. We also work with the different industries so that we can come together and help. We work with the House of Startups, particularly in Jharkhand. Together we do the work because there are many like-minded people, sir. We stretch towards our work in the northeast area, and there again Seva Bharati is our great partner in this. Sir, every employee of Infosys Foundation believes the very famous line that is Lokahitam Mama Karaniyam. And that we believe in it, sir, that is our strength. Sir, may I ask a question? What is your inspiration for this? Thank you, sir, for patient hearing. Jai Hind. सुधा जी, आप तो कलम की भी धनी हैं, तो आपकी कलम के माध्यम से, आपकी किताबों के माध्यम से भी लोगों को बहुत कुछ आपके अनुभवों का लाभ मिलता रहता है। मुझे खुशी है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आप लोग कितना काम कर रहे हैं, उसकी भी मुझे जानकारी मिली। ये बात सही है कि आखिर के इंस्पिरेशन कहां से होता है। हम अगर अपने दायरे में बंद रहते हैं तो हमें लगता है दुनिया यही है, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई सुख नहीं है।
आखिर गौतम बुद्ध कैसे बने? सिद्धार्थ ऐसा तो क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बन गया? वो भी तो राज परिवार में पैदा हुआ था, उसने भी तो सुख वैभव सब कुछ देखा था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कैसे बना? सिद्धार्थ गौतम तब बना जब सिद्धार्थ ने जीवन की सच्चाई को घर के बाहर निकल करके देखा। मृत्यु क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, रिश्तेदारों का दर्द क्या होता है, और उसके भीतर से आवाज उठी और उसने सिद्धार्थ को गौतम बनाने का रास्ता खोल दिया और वो गौतम बुद्ध बन गया, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। हम कभी टैक्सी में जा रहे हैं, हो सके तो घर से 5 मिनट पहले निकले हम, और ट्रैवलिंग के टाइम पे नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम पर वो जो बातें करें हम सुनते रहें, जो पूछे जवाब देते रहें, लेकिन उतरने के बाद उसकी सीट के पास जाकर के उस पर कंधे पे हाथ रख करके पूछे कि भाई कहाँ के हो, बच्चे क्या करते हैं, कितने दूर से आते हो, बच्चों की पढ़ाई करते हो। छोटा सा 5-10 सवाल आप देख लेना, दिन भर की आपकी कार्य रचना में उस टैक्सी ड्राइवर के जवाबों में आपके मन के अंदर चिंतन शुरू हो जाएगा कि मैं ये तो कर रहा हूं, लेकिन वो तो बेचारा ऐसे जी रहा है, वो तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता में है, वो तो अपनी बूढ़ी मां की बात कर रहा था। वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई किताब नहीं होती, कोई मोदी का भाषण नहीं होता है। हमारे आसपास अगर हम संवेदना के साथ घटनाओं को अनुभव करना शुरू कर दें, हमारे यहां अखबार देने वाला आता होगा, किसी दिन सुबह 7 बजे हमारी आदत हो लेकिन अखबार 8 बजे तक आया नहीं, तो हम इधर उधर हाथ पैर फैलाते हैं कि भाई क्यों अखबार नहीं आया। लेकिन घर में किसी के पास उस अखबार वाले का नंबर नहीं होगा, उसको संपर्क करने का कारण नहीं होगा, क्यों नहीं आया उसकी चिंता नहीं होगी, मेरा अखबार नहीं आया इसकी चिंता जरूर होगी। जिस दिन अखबार वाला लेट हो गया, कभी पूछ लिया, अरे भाई आज क्या हो गया, परेशान तो नहीं थे ना, सब घर में ठीक ठाक है, आप देखिए आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। संवेदना, हम अपने आसपास जो है जस्ट उससे कनेक्ट करने का प्रयास करें। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वांत सुख के लिए सिर्फ पूछते हैं भाई क्या हाल है। आप देखिए हमारे भीतर से एक चेतना पैदा हो जाती है, एक नई स्वयं प्रेरणा पैदा हो जाती है, जो हमें किसी के लिए जीने के लिए कुछ न कुछ करने का मन में, हो सकता है उस समय हमारी स्थिति न हो, उस समय हमारा समय न हो, हम भी अपनी जिंदगी जीने के लिए दिन रात लगाए हुए हैं, लेकिन 25, 30, 40 साल के बाद भी वो घटना हमें कुछ करने की प्रेरणा दे देती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी दिमाग में मेरे पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको मैं वर्तमान जो समस्याओं के समाधान में कैसे उपयोग करूं, जो एक से अधिक लोगों का लाभ करे। जैसे मैंने कभी एक बार सोशल मीडिया में देखा, शायद नागपुर की घटना है, मुझे पूरा स्मरण नहीं रहा, वहां पर जो किसान अपने खेत का वेस्ट निकालते हैं, उसने गोबर वेस्ट सब इकट्ठा किया और अपनी जो कुछ भी समझ थी उसने अपना टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते ऐसे छोटे छोटे साधन बनाए और उसी में से छोटी छोटी ईंटें बना दी, गोबर से, पराली से, वेस्ट से, और श्मशान में मृतदेह को जलाने के लिए उसने उसको तैयार किया। और उसने पाया कि 3 घंटे में अगर बॉडी जलता है तो इससे 2 घंटे में जल रहा है। पहले अगर 20 केजी लकड़ी का इतना खर्चा होता था तो इससे आधे खर्चे में डेड बॉडी जल जाता है। अब उसने वेस्ट को वेल्थ में तो क्रिएट किया, एट द सेम टाइम सोसाइटी के गुड के लिए भी उसको परिवर्तित किया। क्यों? भीतर कोई चीज पड़ी थी जिसने उसको ये सोशल स्टार्टअप के लिए प्रेरित कर दिया और उसका परिणाम था कि उसने इस काम को किया। मैं समझता हूं हमारे आसपास की परिस्थितियों को हम अपने आप को हम जोड़ें तो इंस्पिरेशन के लिए न किसी किताब की जरूरत है,
न किसी। धन्यवाद सर। टेक महिंद्रा हैदराबाद से अब हम जुड़ रहे हैं, वहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। Dear Prime Minister Ji, we are really happy to join this event, and I am Sudhir Babu from Tech Mahindra CSR team, Hyderabad se. I am happy to introduce Tejasvi, our star volunteer from Tech Mahindra, to share her volunteering experiences with you. Namaskaram Sri Narendra Damodar Das Modi Garu. Namaskar Garu. I am Tejasvi. I have joined TechM as a fresher 3 years ago. I feel really fortunate to work in Mahindra Group, which gives the social volunteering options as employee social options. Sir, we are given time off work also for the social volunteering, and the 2 initiatives that I have been part of in Tech Mahindra Foundation are, one is Skill India Development through Tech Mahindra Foundation, Tech Mahindra Smart Centers, where 500,000 students are getting benefited by skilling them. Sir, and the second one, which is very close to my heart and your favorite, that is Swachh Bharat Abhiyan. Sir, definitely my story will be the best example if companies like TechM encourages the social entrepreneurship to create the mass movements. Sir, I am from Andhra and my mother tongue is Telugu, लेकिन मैं आपसे हमारी राजभाषा हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी। सर, मैं आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी शहर ओंगोल से हूँ सर, जिसकी गंदगी के स्तर से मैं बहुत परेशान थी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार को दोषण करना से परेशान नहीं चलती, इसलिए उसी समय में आपका एक नया पहल, ये स्वच्छ भारत अभियान ने मेरे मन में आशा की एक नई किरण जगाई। उसी दौरान मैं टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया, और 2015 में मैं भूमि फाउंडेशन का नींव लगने का निर्णय लिया सर। हम 10 वॉलंटियर से भूमि फाउंडेशन स्टार्ट किया सर, और हर वीकेंड, एवरी वीकेंड एक गंदगी का जगह चुने थे, और उसे क्लीन करने के बाद वो सजाते सर ये स्पॉट। हमको शुरुआत में समाज से बहुत प्रतिरोध मिला सर, और सिंस आई एम ए गर्ल, क्योंकि मैं एक लड़की थी, मेरे परिवार से भी बहुत प्रतिरोध मिला, पर माय पापा मेरे साथ है। आज 3 साल के बाद सर हमारे ओंगोल में हम 120 से ज्यादा अगली स्पेसेस क्लीन किया था, और अभी ओंगोल पोस्टर फ्री जोन बना गया, और ये दूसरी जगहों के लिए आंध्र प्रदेश में एक एग्जाम्पल बना है सर। मैंने बोला था ना, 10 वॉलंटियर्स से स्टार्ट हुआ सर ये भूमि फाउंडेशन, अब 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स थे हमारे साथ। धन्यवाद। और सर, हाँ, आई एम रियली प्राउड टू से 3 साल में 3 बार हमको स्वच्छांध्र अवार्ड मिला, और ओंगोल, which is one of the most filthiest place, has been awarded the prestigious Swachh Sarvekshan Zonal Award. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, स्टार्ट किया और 70 से ज्यादा स्पॉट्स क्लीन किया है सर। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट विल बी अचीविंग ए क्लीनर हैदराबाद बाय नेक्स्ट ईयर विद द एफर्ट्स ऑफ आवर वॉलंटियर्स। सर, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती है, क्योंकि मेरे वॉलंटियर्स के सपोर्ट के अलावा मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा साथ है, और हमारे सीईओ सीपी गुरनानी सर का कंटिन्यूड सपोर्ट है मेरे साथ। थैंक यू तेजस्वी। और सर एक संक्षिप्त सर समरी सर। आपकी बात हम तक कन्वे हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे। सर 1 मिनट। सर, मेरा एक संक्षिप्त है सर। सबको स्वच्छ भारत लोगो पता है, जिसमें चश्मा तो गांधी जी का है सर, पर विजन आपका है, एंड दिस इज व्हाट इज इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। विथ योर इंस्पिरेशन, भारत विल बिकम स्वच्छ भारत वेरी सून। एंड माय क्वेश्चन इज, सर, वी हैव लॉट नंबर ऑफ यूथ इन इंडिया and in particularly IT industry. Sir, my question is, sir, how can we, youth in IT industry, can contribute for the government which is planning for the New India 2022? Sir, if you give your word,
the whole youth of India will be standing with you and will fulfill the dream of yours, which is making the whole world stand in queue just to get the visa to India. Sir, sorry if मेरे हिंदी में कुछ गलती तो माफ कीजिए. Thank you so much, sir. सबसे पहले मैं आपके माता पिताजी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने आपका नाम तेजस्विनी रखा. और आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने माता पिता ने जो तेजस्विनी नाम रखते हुए सोचा होगा वो सारा आपने करके दिखाया. आपने एक बात कही उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा. ये चश्मे भी गांधी के हैं और ये विजन भी गांधी का ही है. ये मोदी का नहीं है विजन. सचमुच में तो मैं प्रायश्चित कर रहा हूं. पूरा देश प्रायश्चित कर रहा है. हम स्वच्छता कर रहे हैं, वो सेवा से ज्यादा प्रायश्चित है. प्रायश्चित इस बात का है कि 50 साल तक इस महापुरुष ने देश की आजादी के लिए, हम सब के लिए अपना जीवन खपा दिया. और वो आजादी से भी ज्यादा उसने स्वच्छता को महत्व दिया और जीवन भर वो स्वच्छता को खुद करते रहे और हिंदुस्तान को स्वच्छ देखना चाहते थे. वो अपने नेतृत्व में देश को स्वतंत्र तो कर पाए थे, स्वच्छ नहीं कर पाए थे. उन्होंने जो इतनी मेहनत करने के बाद भी जो अधूरा छूट गया था, उसमें कहीं न कहीं हम सब जिम्मेवार हैं. हमारे आगे की पीढ़ी, पीछे की जो पूर्व पीढ़ी थी, वो भी जिम्मेवार है. इसलिए एक प्रकार से पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देते हुए हम सेवा भाव तो करते ही हैं, लेकिन हम एक प्रायश्चित भी कर रहे हैं कि बापू आपके रहते हुए जो काम अधूरा रह गया, देर हो गई है, हम सजा भुगत करके भी इसको हम पूरा कर देंगे. और एक प्रकार से ये गांधी का ही था और हम गांधी के लिए ही कर रहे हैं. ये मोदी का नहीं है. गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए. और इसलिए मैंने कहा था कि 2019 महात्मा गांधी के 150 वर्ष हो. आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में आज भी जब गांव के अंदर किसी मां को, बेटी को, बहन को शौचालय जाना हो और खुले में जाने की मजबूरी हो और वो सूरज ढलने से पहले जा नहीं सकती और सूरज उगने के बाद जा नहीं सकती, वो दिन भर कितनी कठिनाई से गुजरती होगी. और तब जाकर के लगता है कि हमारा देश ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए. अब आईटी इंडस्ट्री के लोग, कई मैंने नौजवान ऐसे देखे हैं जिन्होंने अच्छे ऐसे टॉयलेट बनाए हैं. उन्होंने स्वच्छता के काम को +1 किया, एक स्टेज ऊपर चले गए. और अगर 15,000 का बनता है तो उन्होंने 10,000 का बनाया. उन्होंने किस प्रकार के इसका उपयोग अच्छा हो, सस्टेनेबल कैसे हो, उसके लिए नए नए तरीके ढूंढे हैं. और कई ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए लोगों ने इसी सोशल स्टार्टअप के माध्यम से हमारे टॉयलेट्स की क्वालिटी इंप्रूव की है, सस्टेनेबल टॉयलेट बनाए हैं, लो कॉस्ट टॉयलेट बनाए हैं और बहुत जल्दी से बन जाए इस प्रकार के बनाए हैं. मैं समझता हूं ये भी